हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास में होने वाली सेक के कोर्स सब्जेक्ट है जो आपका विधायी आचरण और प्रक्रियाएं, जो जिसका एग्जाम्स आपको मंडे को है। तो उसके हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपका आता है संसद की शक्तियाँ और उसकी शक्तियाँ और उसके प्रकार के कौन से प्रकार हैं और कार्य हैं और उसकी शक्तियाँ कौन कौन सी है। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपका मंडे को आने वाला है। मैं आपके कल तक में वो सारी वीडियो भेज दूंगा जो से क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है मंडे के पेपर के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन आता है पेपर में कि भारतीय संसद की शक्तियाँ एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। क्या आप भारतीय संसद को उत्तरदायित्व की संस्था मानते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है जो कि लास्ट ईयर में आया हुआ है और इससे पहले भी ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं संसद के ऊपर। तो मैं संसद के जितने ही उसकी शक्तियां हैं, उसके कार्य हैं, उसके बारे में आपको अच्छे से बताने वाला हूं। तो आपको वीडियो को ध्यान से सुनना और समझना है। सबसे पहले आपको परिचय लिखना है आंसर में कि परिचय में लिखा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें कि समय समय पर जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता है। अपना भारत एक क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें समय समय पर जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुना जाता है। एक बार जब जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर लेती है तो फिर उसके बाद ये जनप्रतिनिधि एक संसद या सदस्य या स्थायी संस्था के सदस्य के तौर पर कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। जब भारत देश में जनता द्वारा किसी प्रतिनिधि को चुन लिया जाता है तो वह एक प्रतिनिधि के रूप में संसद सदस्य के और स्थानीय संस्थाओं के सदस्य के रूप में कार्य करना शुरू कर देता है। इनके लिए सांसद, विधायक आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनके लिए हम क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं कि सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुका है। तो परिचय से आगे बढ़ते हैं कि संसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद है क्या। तो संसद के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसके केंद्रीय विधानमंडल को संसद की संज्ञा दी गई है। यह संसद द्विसदनात्मक यानी दो सदनीय सिद्धांत के आधार पर गठित की गई है। जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है जिसके केंद्रीय विधानमंडल को संसद की संज्ञा दी गई है। ये कितने सदनीय होता है? ये दो सदनीय सिद्धांत पर आधारित होता है। तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में वर्णित किया गया है कि कौन से संविधान के अनुच्छेद 79 में वर्णित किया गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति और दो सदन राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगा। क्या होगा इसमें? संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति और दो सदन राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगा। तो हमारे संसद में कितने सदन होते हैं? दो। कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। इसमें राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक माना जाता है जबकि राज्यसभा के लिए अप्रत्यक्ष और लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष तौर से चुनाव करवाया जाता है। ये सब 12th में ही पढ़ते हैं। 12th क्या, आप 7th 8th में ही पढ़ते हुए आ रहे हो कि ये जो राज्यसभा के चुनाव होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं और लोकसभा के चुनाव होते हैं प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। भारत के राज्यसभा को उच्च सदन माना जाता है। इसके सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है जिसमें से 238 सदस्यों का चुनाव राज्यों और 12 सदस्यों का चुनाव संघ शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। यानी कि जो भारत में जो राज्यसभा है उसे क्या बोला जाता है? उच्च सदन बोला जाता है। और इसके सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250 यानी 250। और जिसमें से 238 सदस्यों का चुनाव राज्यों और 12 सदस्यों का चुनाव संघ शासित प्रदेश द्वारा किया जाता है। और जबकि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सेवा, साहित्य, कला आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को उनके विशिष्टता के आधार पर मनोनीत करते हैं। तो राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यसभा के लिए सेवा, साहित्य, कला आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को उनके विशिष्टता के आधार पर मनोनीत करता है। तो आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा स्थायी सदन है जिसको कि भंग किया जा सकता है। जो राज्यसभा है वो क्या है? एक स्थायी सदन है जिसको भंग किया जा सकता है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। मतलब इसके 1/3 सदस्य हैं हर दूसरे वर्ष में चेंज किए जाते हैं और ये एक स्थायी सदन है जिसको भंग किया जा सकता है।
जिसको भंग नहीं किया जा सकता है। जबकि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ये सारी बातें आपको रटी होनी चाहिए, क्योंकि ये सब आप 12th 11th में पढ़ चुके हो, 10th में भी पढ़ चुके हो कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। इसके 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य 12 सदस्य संसदीय प्रदेश द्वारा चुने जाते हैं, और राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक बोला जाता है। ये सब आपको बातें पता होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। ये सदन केंद्रीय स्तर पर पूर्णतः राज्यों को प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसके सदस्यों को चुनाव राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाता है। ये सदन क्या करता है? केंद्रीय स्तर पर पूर्णतः राज्यों को प्रतिनिधित्व करता है, यानी राज्य की राजनीति को संभालता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं लोकसभा के बारे में कि लोकसभा कैसा सदन है। भाई दूसरी ओर लोकसभा को निम्न या निचला सदन माना जाता है। लोकसभा क्या है? एक तरीके से निचला सदन है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। ठीक इसका उल्टा, जो राज्यसभा के बारे में बताया, ठीक उसका उल्टा क्या है लोकसभा में? लोकसभा के सदस्यों की संख्या समय समय पर क्या होती है? परिवर्तित, यानी चेंज होती रहती है। संविधान में ये उपलब्ध है कि लोकसभा के 350 से अधिक सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष आधार पर किए जाते हैं। मतलब जो लोकसभा के सदस्य हैं उसके 530 सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है? प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों से। जबकि 20 सदस्यों का चुनाव संघ शासित प्रदेश से किया जाता है, और 20 सदस्यों का चुनाव किससे किया जाता है? संघ शासित प्रदेशों से। और राज्यसभा में कितने सदस्यों का चुनाव किया जाता है? संघ शासित प्रदेशों से 12 सदस्यों का। तो इसके आगे पढ़ते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 331 में ये वर्णित किया गया है कि यदि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व कम हो तो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इनके समुदाय में से 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो इसके अलावा क्या दिया गया है अनुच्छेद 331 में? यदि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व कम हो, या फिर होना, या फिर बहुत ज़्यादा कम हो, तो उसके लिए क्या कहता है? राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है, यानी कि उनको स्थापित किया जाता है, सदस्यों को लाया जाता है। इस प्रकार लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 552 है, परंतु वर्तमान में 545 है। और पूर्ण रूप से देखा जाए तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 552, यानी 552, परंतु वर्तमान में 545 यानी 545 है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष तक निर्धारित किया गया है। जो लोकसभा कार्यकाल है वो अधिकतम क्या है? 5 वर्ष तक निर्धारित किया गया है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक व्यापक मताधिकार के आधार पर किया जाता है। जो लोकसभा का सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है? सार्वभौमिक व्यापक मताधिकार के आधार पर किया जाता है, जिसके कारण ये कहा जा सकता है कि सदन वास्तव में भारत के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। जिससे क्या कहा जा सकता है कि सदन वास्तव में भारत के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि जनता द्वारा ही नेताओं को चुना जाता है, यानी कि सांसद को चुना जाता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है, जिसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर 5 वर्षों से पूर्व भी इस सदन को विघटन यानी भंग कर सकता है। लोकसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है जिसको भंग किया जा सकता है, और इसके समय काल से पहले प्रधानमंत्री कहने पर राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है। अब योग्यताएं और अयोग्यताएं, यानी संसद सदस्यों की योग्यताएं और अयोग्यताएं क्या क्या हैं कि एक सांसद कौन सा व्यक्ति बन सकता है, कौन सा व्यक्ति नहीं बन सकता। व्यक्ति भारत का नागरिक हो। सबसे पहले शर्त क्या है सांसद बनने के लिए? व्यक्ति पहली बात भारत का नागरिक होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा के लिए निर्वाचित होना चाहता है तो उस व्यक्ति की आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति लोकसभा के लिए निर्वाचित होना चाहता है तो उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। संसद सदस्य बनने के लिए तीसरी योग्यता यह है कि कोई व्यक्ति दिवालिया या विकृत यानी पागल नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त इसकी क्या है? तीसरी शर्त क्या है? संसद सदस्य बनने के लिए कोई भी व्यक्ति अयोग्यता मतलब कोई व्यक्ति दिवालिया यानी कंगाल और पागल नहीं होना चाहिए। चौथी शर्त है कि व्यक्ति
में संसद द्वारा निर्धारित की गई अन्य योग्यताएं भी होनी चाहिए। व्यक्ति में संसद द्वारा निर्धारित की गई अन्य योग्यताएं भी होनी चाहिए जो संसद कहती है। यदि किसी व्यक्ति ने भारतीय सरकार और राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद को धारण कर रखा है तो वह व्यक्ति संसद सदस्य नहीं बन सकता। देखो सिंपल पॉइंट लिखे हैं जो आपको अच्छे समझ में आ भी रहे होंगे कि क्या लिखा गया है। ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर, यानी कोई व्यक्ति सरकारी कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उसके बाद संसद के लिए अप्लाई कर रहा है तो वह सांसद नहीं बन सकता, या फिर उसे वो जॉब छोड़नी पड़ेगी जो सरकारी जॉब पे वो मतलब पद को धारण कर रखा है, या फिर उसको छोड़ दे, या फिर उसको नहीं छोड़ता तो वो सांसद के लिए वैल्यूएबल पर्सन नहीं है। और 1951 जनप्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत ये भी कहा गया है कि वह व्यक्ति संसद सदस्य नहीं बन सकता जिसे कि किसी अपराध में 2 वर्ष से अधिक सजा दी हुई, मतलब किसी अपराधी को सांसद नहीं बना सकते। वह व्यक्ति संसद सदस्य नहीं बन सकता जिसे कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के लिए दोषी ठहराया गया हो। यहाँ से कोई व्यक्ति जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित हुआ है या फिर रिश्वत जैसे कार्य में सम्मिलित हुआ है तो उसको सांसद नहीं बना सकते। सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वह व्यक्ति संसद नहीं बन सकता जिसे छुआछूत, दहेज आदि जैसे सामाजिक अपराधों को बढ़ावा देने के लिए न्यायालय ने दोषी ठहराया हो। मतलब वह व्यक्ति सांसद नहीं बन सकता जिसे छुआछूत जैसी, दहेज जैसी चीज़ें की हों, वो सांसद के लिए वैल्यूएबल पर्सन नहीं है। देखो भाई आपको सबसे आसान टॉपिक है वो मैं बहुत फास्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी पढ़ा सकूँ, 7 टॉपिक आज या कल में कवर करा सकूँ, क्योंकि मंडे को आपका पेपर है और इसके 5 से 6 टॉपिक हैं जो आपको क्लियर करा दूंगा मैं। पूरी कोशिश मेरी यही है कि आपको ये टॉपिक्स क्लियर करा दूँ। तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इसको, इसकी शक्तियाँ और कार्यों के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद ये टॉपिक खत्म होने के बाद मैं आपको अगला टॉपिक की वीडियो जल्दी भेज दूँगा। तो पढ़ते हैं विधायी शक्ति आखिर है क्या। सांसद संसद के अंतर्गत बनने वाले विधि निर्माण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। सांसद क्या है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद के अंतर्गत आने वाली विधि निर्माण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। पहले हम विधायी शक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। सांसद संघ सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बना सकते हैं। सांसद हैं जो क्या है, संघ सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बना सकते हैं। ये संसद में विधेयक पेश करने के साथ साथ किसी अन्य विधेयक के संबंध में संशोधन का सुझाव भी दे सकते हैं। जो सांसद होते हैं ये क्या कर सकते हैं, संसद के विधेयक पेश करने के साथ साथ अन्य किसी विधेयक के बारे में अपनी राय दे सकते हैं, यानी सुझाव दे सकते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन किया जा सकता है। सांसद संसद का सदस्य होने के संसद के सभी विधायी प्रक्रिया निर्माण में भाग लेते हैं। जो सांसद होते हैं वो संसद के जितनी प्रक्रिया होते हैं, विधायी प्रक्रिया होती हैं, उन सभी में क्या अपना योगदान देते हैं और उसमें भाग लेते हैं। इसके अलावा नए राज्यों के निर्माण, राज्यों की सीमा से संबंधित विवाद या राज्य विधान परिषद के निर्माण और समापन, नाम परिवर्तन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण आदि जैसे विषयों पर सांसद द्वारा सदन में चर्चा की जाती है। जो सांसद होते हैं, संसद में जो सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, संसद में जितनी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे राज्यों की सीमा का निर्धारण करना हो, या फिर राज्य विधान परिषद का निर्माण करना हो, या फिर समापन या फिर नाम परिवर्तन करना हो किसी राज्य का किसी नगर का, तो उसमें क्या करते हैं, सभी सांसद अपना अपना योगदान देते हैं। जैसे यूपी में कुछ नगरों का नाम चेंज किया गया तो उसमें क्या है, सभी सांसदों की अपनी अपनी भागीदारी रही है। ये सभी विषय भी सांसद के विधायी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। ये जितने भी विषय ऊपर मैंने बताए वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं पर्यवेक्षी शक्तियाँ। और पर्यवेक्षी शक्तियाँ क्या होती हैं, सांसद संसद के स्थगत प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और विशेष अधिकार प्रस्ताव का प्रयोग करता है। इसके अलावा प्रश्नकाल और शून्यकाल में प्रश्न पूछते हैं। जो सांसद होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो स्थगत प्रस्ताव हो या अविश्वास प्रस्ताव हो या फिर निंदा प्रस्ताव हो और विशेष अधिकार प्रस्ताव का प्रयोग करता है। इसके अलावा प्रश्नकाल और शून्यकाल में प्रश्न पूछते हैं। ये इनके कार्य हो गए जो ये करते हैं सांसद। वे लोक लेखा निर्वाचन, लोक लेखा अनुमान और विभिन्न विभागों से संबंधित स्थायी और तटस्थ समितियों में भाग लेते हैं और उस पर निगरानी भी रखते हैं। वो क्या करते हैं, लोक लेखा समिति हो गई या फिर अनुमान और विभिन्न विभागों से संबंधित समिति हो गई, उसमें भाग लेते हैं और अपना अपना योगदान देते हैं।
ये जो जितनी समितियाँ हैं इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं विधायिका वाले में, तो जल्दी उसकी वीडियो अपलोड करेंगे। पहले ये पढ़ते हैं आगे। निर्वाचन संबंधित शक्तियाँ। अब निर्वाचन संबंधित शक्तियाँ कौन सी हैं? सांसद के सदस्य अर्थात सांसदों का निर्वाचन भले ही आम जनता द्वारा किया जाता हो, परंतु सांसद जनता के प्रतिनिधित्व होने के नाते वे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यानी कि सांसद को भले ही जनता द्वारा चुना गया हो, परंतु वह सांसद प्रतिनिधि होने के नाते वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपना योगदान देते हैं। लोकसभा के सांसद लोकसभा के अध्यक्ष और उप अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जो लोकसभा के सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उन्हीं के द्वारा क्या लोकसभा के अध्यक्ष और उप अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राज्यसभा के सांसद राज्यसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जिस तरह लोकसभा के सांसद लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, उसी प्रकार राज्य के सांसद राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसके अलावा सांसद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सांसद के दोनों सदन और राज्य के विधायिका के निर्वाचन से संबंधित नियम बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यानी कि जो सांसद होते हैं वो जितने भी विधायिका के नियम बनते हैं और निर्वाचन नियम बनते हैं उनमें क्या है अपना अपना योगदान देते हैं और उस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। लास्ट है संवैधानिक शक्तियाँ। तो संवैधानिक शक्तियाँ क्या होती हैं? भारत में संविधान के संशोधन प्रक्रिया में भी सांसद भाग लेते हैं। इस संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया में राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के सांसद भाग लेते हैं। ये सांसद 3 प्रकार के संविधान संशोधन कर सकते हैं। जो सांसद होते हैं क्या है, वो भारत में संविधान में कुछ भी नियम परिवर्तन होता है तो उसमें भी क्या अपना योगदान देते हैं और उस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो ये कौन कौन से संशोधन में भाग ले सकते हैं? साधारण बहुमत द्वारा संशोधन कर सकते हैं ये, और विशेष बहुमत द्वारा संशोधन कर सकते हैं, और विशेष बहुमत और आधे से ज़्यादा राज्यों के विधानमंडलों के सहमति के द्वारा संशोधन कर सकते हैं। तो हमारे संविधान में कितने तरीके से संशोधन किया जा सकता है? पहला तो साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत, तीसरा विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से ज़्यादा राज्यों के विधानमंडलों की सहमति, जो कि बहुत कठोर होता है। इसलिए हमारे संविधान में क्या कहा जाता है? कठोर और लचीला। एक तो साधारण बहुमत से भी संशोधन हो जाता है और एक बहुत ज़्यादा विशेष बहुमत के साथ आदि विधानमंडल की सहमति की आवश्यकता होती है। तो लास्ट रह गया है, लास्ट वाला टॉपिक, तो पढ़ते हैं। प्रतिनिधि संबंधित शक्तियाँ कौन सी हैं? तो प्रत्येक सांसद द्वारा जनता किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाता है। यानी कोई MP हो वो किसी न किसी क्षेत्र से चुना जाता है। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र का ही प्रतिनिधित्व करते हुए जनता की आकांक्षाओं का प्रदर्शित करता है। यानी कि जिस तरह किसी भी क्षेत्र से कोई नेता चुना जाता है यानी MP चुना जाता है, तो वह उस क्षेत्र के लिए कुछ वादे करता है और कुछ उसके लिए नीतियाँ बनाता है। तो उसके लिए क्या करता है, वो संसद में जाकर अपनी उसके लिए मांग करता है। वह अपने निर्वाचित क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों को संसद में उठाता है, मतलब जो वो वादे करता है उन मुद्दों को संसद में उठाता है और उनसे मांग करता है। संसद ही अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए परियोजना भी तैयार करता है। सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही क्या निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए परियोजना भी तैयार करता है। इसके अतिरिक्त सांसद द्वारा ही जिला कलेक्टर या राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तावित और लागू परियोजना का परीक्षण भी किया जाता है। तो ये आपके आसान सा टॉपिक था जो कंप्लीट हो गया। संसद क्या है और उसकी शक्तियाँ क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं, तो आपको इस पूरी वीडियो में अच्छे से समझ आ गया है। मैंने बहुत फास्ट पढ़ाया है इस वीडियो में, तो जिनको अच्छे से समझ में नहीं आता है तो वो ये नोट्स पढ़ सकते हैं वीडियो में से। तो ये नेक्स्ट टॉपिक में शाम तक अपलोड कर दूँगा, जल्दी ही अपलोड कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। धन्यवाद। और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और लाइक करना वीडियो को ना भूलें अगर आपको कुछ समझ में आता है तो। धन्यवाद।